अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म बट। नाज़रीन, मुआशरे में पोलराइजेशन हमने देखी, सियासत में पोलराइजेशन के खैर पाकिस्तानी तो आदी हैं कि सियासत में कभी भी हमें सियासतदान एक जगह इकट्ठे बैठे नहीं मिलते, लेकिन अब जो एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है वो हम देख रहे हैं कि ऐवान जो है, ऐवान अदल जो है, वो जो सबसे बाला ऐवान अदल है पाकिस्तान का, वहाँ पर भी कुछ पोलराइजेशन दिखाई दे रही है। 3-4 का फैसला है या 3-2 का फैसला है। पहले इसमें हम सामने बातें आई, उसके बाद हमने जो देखा कि हाफिज़ कुरान के जो 20 इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से जो फैसला आया, उस पर 6 रुकनी बेंच बना के उस फैसले को ख़त्म किया गया। और आज जो तफसीली नोट सामने आया है जस्टिस काजी फायजीसा का, उनकी जानिब से यह कह दिया गया है कि उस फैसले की ही कोई हैसियत नहीं, उस बेंच की कोई हैसियत नहीं। रजिस्ट्रार के ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाया कि जब वो विफाकी हुकूमत का मुलाजिम है तो विफाकी हुकूमत ने उसे हटा दिया था इस पोजीशन पे। उसने गैर कानूनी तौर पर 4 अप्रैल को ये सर्कुलर जारी किया जो कि उसके इख्तियार में नहीं था। तो ये एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि यूं महसूस हो रहा है कि जो हमारे ऐवान अदल, जो सबसे बाला ऐवान अदल है, वहाँ पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो पोलराइजेशन का शिकार हैं, वो जहनी मुताबिकत नहीं रख पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में आइंदा क्या होगा? दूसरी तरफ जो क्रिएटिव जो रिव्यू था जिस पे ये फैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ जो रिव्यू था वो उसे ख़त्म किया जाए, उसे वापस लिया जाए, उस पर भी समाअत होनी है। 10 अप्रैल को चीफ जस्टिस इन चेंबर उस पर समाअत करेंगे। ये सारी सूरत हाल किस तरफ हमें लेकर जाएगी? चूंकि सारी कौम की नज़रें जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। आया वो जो फैसला किया गया इलेक्शंस को लेकर, क्या वो मुअस्सर रहेगा या वो नहीं रहेगा? वो 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है? ये जो सारी आजकल एक गू की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसी से मुतालिक हम बात करेंगे। अब्दुल सत्तार खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, और हसनात मलिक साहब सुप्रीम कोर्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसनात साहब आपका। आगाज में आपसे करना चाहूंगा चूंकि सारी जो अंदर की खबरें हैं, आप हसनात मलिक साहब से हम उनसे बात करेंगे। सत्तार खान साहब, आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा, पोलराइजेशन हम देख रहे हैं मुआशरे की, सियासत की, और इस पोलराइजेशन को जो ऐवान अदल के जो बाला जो ऐवान हैं वहाँ पर ये पोलराइजेशन कितनी जो है परेशान कुन है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? पोलराइजेशन जहाँ कहीं भी होती है ना, अगर 2 जमातें हों, 2 पार्टी सिस्टम हो ना, तो उसमें पोलराइजेशन दोनों जमातों को फ़ायदा भी देती है और दोनों जमातों को नुकसान भी पहुँचता है। पाकिस्तान में पोलराइजेशन एक ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से लगे रहे कि पोलराइजेशन हो जाए, क्योंकि उनका फ़ायदा ये होता है कि एक तरफ एक जमात है जो PTI है, बाकी तरफ तमाम जमातें खड़ी हैं। तो पोलराइजेशन का फ़ायदा जो है वो सबसे ज़्यादा इमरान खान को होता है, क्योंकि वो एक सिंगल जमात खड़ी है। अगर ये वो जो सूरत हाल मैं बता रहा हूँ ना कि दोनों तरफ एक एक जमात खड़ी होती, 2 पार्टी सिस्टम होता, तो पोलराइजेशन डिवाइड होती है, तो दोनों को फ़ायदा भी हो रहा होता है, नुकसान भी हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पोलराइजेशन का फ़ायदा इमरान खान को बहुत ज़्यादा हो रहा है और दूसरी जो जमातों हैं ना उनको नुकसान हो रहा है इस पोलराइजेशन का। अगर ये मुकाबला उस तरह से जैसे मैंने पहले बताया, तो इमरान खान साहब इस कोशिश में रहे कि पोलराइजेशन सिचुएशन ऐसे बन जाए जैसे सोलो फ्लाइट। इमरान खान की आदत है सोलो फ्लाइट की, जिसका उनको फ़ायदा अब तक फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कम हुआ है, फ़ायदा ज़्यादा हुआ है पॉपुलैरिटी के हवाले से। क्योंकि ऐसे लगता है जैसे एक बंदा है जो सबको ललकार रहा है। ये एक बात को समझने की कोशिश की कि सियासत में ये बड़ी अजीब सी आइडियल सिचुएशन हो जाती है उस बंदे के लिए जो सबको ललकार रहा हो। वो 12 जमातें हैं, वो 13 जमातें हैं, वो 14 हैं, वो 15 हैं, वो 16 हैं, वो जितनी मर्जी हैं, वो एक बंदा लगा। अब यही सिचुएशन जब सुप्रीम कोर्ट पे जाती है तो पोजीशन वो नहीं रहती। अगर सियासत तक रहे ना पोलराइजेशन, तो उसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। जब वो सुप्रीम कोर्ट आ जाए ना उसमें, तो पोलराइजेशन में ये होगा कि वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देती है कि हम जैसे बंदे जो टीवी में बैठ के बात करते हैं चीफ जस्टिस के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, उस तरह से बात ना कर रहे होते जिस तरह से पिछले 8-10 दिनों में बात कर रहे हैं। यानी कि हमें भी हौसला मिल गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में गुत्थम गुत्था हुए, उसकी वजह से हमें भी मौका मिल गया, हमें भी हिम्मत मिल गई कि हम भी चीफ जस्टिस को वैसे ही डिस्कस करें जैसे कि हम इमरान खान को या शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को या जरदारी को डिस्कस करते हैं।
अब देखना सिचुएशन क्यों बनी इस तरह की। सिचुएशन इसलिए बनी कि ये आपस में जिस तरह से दस्तो गिरेबान हुए, इसको दस्तो गिरेबान कहा जाए, जो भी कहा जाए, ये दस्तो गिरेबान ही होता है। मैं बार बार एक ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं कोर्ट रिपोर्टर से भी शेयर करता हूँ कि जी अदालती ज़ुबान में गाली गलोच हो रही है। अब अदालती ज़ुबान में जब गाली गलोच हो तो हम जैसे बंदों को बड़ा अच्छा मौका मिलता है। और मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि इमरान खान से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब, आप जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं बंदयाल साहब और इनके जो दो साथी जज हैं, इनको आप पीटीआई का टिकट जारी कर देंगे। जब कभी भी इलेक्शन होगा आप हमारे उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ मैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूँ और उनकी साथी जमातों से, इत्तेहादी जमातों से इल्तिजा करता हूँ कि जो बाकी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस और उनके साथ हुए हैं, आप उनको टिकट जारी कर दें अपनी पार्टी का। ये बात करना जजेस के साथ नाइंसाफी नहीं होगी कि उन्हें टिकट, चूंकि हर बंदे के लिए आइन की तशरीह एक डिफरेंट अंदाज में हो सकती है, उसका जाती व्यू पॉइंट भी हो सकता है। ये कहना कि वो किसी जमात की तर्जुमानी करने पे उतर आए हैं तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। मौज़म भट्ट साहब, आपका नाम मौज़म भट्ट ही है? जी बिल्कुल। आप वकील हैं ना? बिल्कुल। तो वकील, मैं वकील नहीं हूँ, आप ख़ुद वकील हैं। आपको पता है कि इस तरह की सूरत हाल जो पैदा की है वो जजेस हज़रात ने ख़ुद की है। ये डिसेंटिंग नोट नहीं है, ये जैसे होता है ना इख्तलाफी नोट आता है, ये वो नहीं है, ये दस्तो गिरेबान है। इस वक्त बस नहीं चल रहा, अगर वो खाड़ा हो ना तो खाड़े में ये इसी तरह पहलवानी कर रहे हो जिस तरह से। हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछ लेते हैं क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, मायनाज रिपोर्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हसनात साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? ये तफरीक जो नज़र आ रही है, जो आप बातें सुन रहे होंगे अब्दुल सत्तार खान साहब की भी, इससे कितना आप इत्तेफाक करते हैं? क्या दस्तो गिरेबान ही है जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक दूसरे से? जी देखें, हालात तो काफी कशीदा हैं और रोज कोई ना कोई नोट आ रहा है और जो इस वक्त ग्रुपिंग और धड़ेबाजी है वो बड़े वाज़ेह है। एक साइड पे 8 जजेस हैं, एक साइड पे 7 जजेस हैं और ये तकसीम जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद से शुरू हुई और अब ये मजीद अब तो यानी अब फाइनल राउंड शुरू हो गया आपके। अच्छा। जिसमें अब ये मामला सारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू पीटीआई गवर्नमेंट ने फाइल की थी उसकी विड्रॉल के लिए दरखास्त दी इस हुकूमत ने, नून लीग ने, 1 साल बाद, तो वो फिक्स कर दी है अपने पास चैम्बर में सोमवार को। वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, ये हसना साहब, ये जो क्यूरेटिव रिव्यू है इससे मुतालिक चूंकि विफाकी हुकूमत ने ये किया था वो वापस लेना चाह रही है, तो क्या अभी इससे मुतालिक कोई फैसला भी आ सकता है उनके खिलाफ? देखिए, वैसे तो कानून रूल्स तो कोई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब ना कोई रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं ना कानून। अच्छा। पावर एक गेम है जुडिशियल पॉलिटिक्स में। अब ये है कि प्रवेल कौन करेगा, कौन सा धड़ा प्रवेल करेगा। जब ये हालात इस किस्म के हों, जब जजेस ही कानून को और आइन को पीछे रख के अपनी जो मनपसंद चीज है, अपने मनपसंद जो एक उनका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि कानून में क्या लिखा है, रूल्स में क्या लिखा है। तो ये चीज अब बड़ी वाज़ेह हो गई है कि दोनों जो धड़े हैं उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू किया। अगर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि 184(3) के मैटर पे स्टे दे दिया तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने लाइक माइंडेड का 6 जजेस का बेंच बना के वो खत्म कर दिया। उनका जो ऑर्डर था इनफेक्टिव किया। आज जस्टिस काजी फाइसा ने उस पर अपना नोट जारी किया, वो वेबसाइट पे अभी 1 घंटे बाद उसको रिमूव कर दिया गया। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मैंने 15 साल में ऐसी नहीं देखी और जो है वो बड़ी जो तकसीम है वो तकसीम तो पहले भी थी अब, लेकिन अब ज्यादा अब लग रहा है कि जो अगले राउंड लास्ट है इसमें तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की तरफ इंटेंशन दे रहे हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि ये जो तकसीम आप देख रहे हैं, चूंकि इसे पॉलिटिकल एफिलिएशन, चूंकि फैसलों के जरिए किसी जमात को फायदा होता नजर आ रहा है और किसी जमात को नुकसान होता नजर आ रहा है, तो ये पॉलिटिकल एफिलिएशन कहा जा सकता है इसे, या फिर ये जाती जो जजेस की एक दूसरे से जो जाती राय का एक इख्तिलाफ होता है उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? देखिए, दोनों लाज़िम मज़लूम है। जुडिशियल पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स के साथ मिक्सअप है और नेशनल पॉलिटिक्स जुडिशियल पॉलिटिक्स के साथ मिक्स। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा का सबको पता था कि उसके पीछे पीटीआई गवर्नमेंट थी और वो
लेकिन 5 साल से उनको इनएफेक्टिव रखा गया। यानी आप कहें कि फैजाबाद धरना केस के बाद उनको कोई केस बड़ा नहीं दिया गया। और अगर आप देखें मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में कोई पोलिटिकल हाई प्रोफाइल उनको केस नहीं दिया गया। उनको समझती है नून लीग पीडीएम के वो उनको सपोर्ट कर रही है। चीफ जस्टिस मर्दा बंदयाल को जैसे सत्तार साहब ने बताया कि उनको पीटीआई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। वकला में डिवीजन है, हामिद खान ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो एक चीफ जस्टिस को सपोर्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रहा है जस्टिस काजी फैसा और तो ये हर तरफ डिवीजन है और क्या नजर आ रहा है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा इस वक्त जजेस के दरमियान। और मेरा ख्याल है कि सारी जिम्मेदारी तो चीफ जस्टिस पे है कि उनको कोई इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि पावर उनके पास है, वो सरबराह है। लेकिन लग ये रहा है कि अभी तक कोई ऐसा कोई सिग्नल नहीं आ रहा जिससे हम कहें कि सैनिटी प्रवेल कर रही हो या हो रही हो या हो जाएगी। अच्छा हसनात मलिक साहब, एक बात बताइएगा कि ये जुडिशल एक्टिविज्म का हम सुनते आए हैं, तो जुडिशल एक्टिविज्म में ये देखने में आता रहा है और जो ख़ास बातें सम टाइम कोट हो जाती हैं, उन सम टाइम कोट होने वाली बातों में ये थी कि 1997 में जब एक तरफ चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे और फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसा काम हुआ था पेशावर हाई कोर्ट से कि जिसके बाद उसके जो खालक थे, उस मूव के खालक थे, उनको नवाज शरीफ हुकूमत में सदर ममलिकत का ओहदा भी मिल गया था। बिल्कुल। तो उसके बाद ये एक वक्त आया जब जुडिशल एक्टिविज़म फिर एक दो मरतबा ने परवान चढ़ी, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे। फिर उसके बाद फिर ये जो निसार थे, उनका चीफ जस्टिस निसार का जब वक्त आया तो उस वक्त भी देखा गया कि जुडिशल एक्टिविज़म अपनी पीक पे चली जाती है। तो ये काफ़ी देर का बीज बोया जा चुका था जो किसी ना किसी वक्त में इस तरह फूटना था जिस तरह आज फूटा है। वो देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म वो डिफरेंट चीज है मेरे ख्याल में। वो होता है कि एग्जीक्यूटिव के हवाले से जुडिशरी का कोई मामला कि जी, लेकिन यहाँ जो लग रहा है वो ये है कि जजेस के आमने सामने हो गए। तो ये बड़ा डिफरेंट इस वक्त जो सूरत हाल है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का टाइम था तो सारे जजेस एक ही यूनिटी थी और जो वो कहते थे वही होता था। साकिब निसार साहब के टाइम पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वहाँ जो है डिवीजन थी, लेकिन अब ज्यादा है। ठीक है हसनात साहब, मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। सत्तार खान साहब, ये जो डिवीज़न आज पैदा हो चुकी है, चाहे किसी के फैसला किसी की हक में जा रहा है या किसी के, आपको लगता है कि अल्टीमेटली जो निज़ाम अदल है वो एक्सपोज हो रहा है? अगर आपका सबसे आला जो अदालतें हैं वहाँ पे एक आम बंदा, एक आम जो नाजिर है जो टीवी देख रहा है, वो ये बातें सुन रहा है कि इस तरह से तफरीक पैदा हो चुकी है, तकसीम पैदा हो चुकी है सिर्फ ज़ाती राय को लेकर, या फिर जैसे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन भी हो सकती है, तो ये अल्टीमेटली नुकसान निज़ाम अदल का है। ये ऐसा है ना कि हसनात मलिक हैं, ये डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बेशुमार केसेस को उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड जो पब्लिक होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। तो इनका सुप्रीम कोर्ट को देखना नॉर्म ऑफ द डे है। हम जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा अब्दुल सत्तार खान जो है ना, वो कोई सुप्रीम कोर्ट को आज तक मैंने कवर नहीं किया। लेकिन ये बताओ कि इतनी हिम्मत मुझ में कैसे पैदा होगी कि मैं बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों साइडों की। इमरान खान की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को और इनके दो साथियों को पीटीआई का टिकट जारी कर दें, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब आप जो दूसरे मद्दे मुकाबल जजेस हैं उनको नून लीग का टिकट जारी कर दें। अब मेरी हिम्मत क्यों पड़ी ऐसी? बस सोचने वाली बात है ना। कल तक तो मेरी हिम्मत नहीं थी। ये हुआ यही है कि जब दस्तों गिरेबान हो जाएं, आमने सामने जजेस आ जाएं, जैसे कहा जाता है खान साहब तो, कि अगर अपना घर खराब हो जाए तो दूसरे को मौका मिल जाता है। हम जैसे, मैंने वही कहा ना, हम जैसे लोग जो टीवी पे बैठ के कभी चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह से बात नहीं करते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह से बात नहीं करते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में इस तरह की बात नहीं करते थे, आज हम क्यों कर रहे हैं? इन्होंने मौका दे दिया हम जैसे लोगों को कि हमने इनको ऐसे डिस्कस करना शुरू कर दिया जैसे हम नवाज शरीफ, इमरान खान को करते रहे। अब वो मौका देखे ना, इन्होंने खुद दिया ना, अगर खुद ना देते तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। हमसे तो एक लफ्ज़ निकलना जो है ना, वो एक इतनी बड़ी होती थी जैसे हमारे लिए जंग अजीम लग जाए।
कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के बारे में हम कोई बात करते हैं। दूसरा खान साहब, एक एहतराम भी तो होता है कि आपकी सबसे आला अदालतें हैं, एहतरामन भी हम जो है ना वो खामोश हो जाते हैं कि ठीक है भाई पाकिस्तान की साहब, मैं एहतराम अपना जब तक खुद नहीं करूंगा, मेरा एहतराम किसी ने क्या कह रहा हूं ना कि जब आप खुद खराब कर दें तो अब वो एहतराम भी बाकी नहीं रहता। भाई आम बंदे का बात सुनने आप किसी गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, वो आम बंदा जो कभी इस तरह की बातें करता ही नहीं था, वो आज क्यों कर रहा है? उसलिए कि उसको मौका दिया गया। और मौका कैसे मिला? सियासी तौर पे जो हमारी तकसीम थी उसने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को पूरे मुकम्मल तौर पे अपनी लिपेट पे ले लिया। एक जगह पीटीआई खड़ी है, वो जो नारा मारती है चीफ जस्टिस उस नारे के साथ हैं। एक तरफ नून लीग खड़ी है और आज के दौर की हुकूमत खड़ी है, वो जो बात करती है, बाकी जजेस की बात उनकी बात आपस में मिली हुई है। तो ये हमारे लिए इस चीज़ को इससे नतीजा अखज़ करना बड़ा आसान हो जाता है सही कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासी बयानात चलना शुरू हो गए हैं। अदालती फैसलों में जो जजमेंट आती है, नोट आता है, उसमें ये सियासी बयानात, जैसे हमारे सियासतदान सियासी बयान देते हैं, जजों ने भी सियासी बयान को अदालती अंदाज में बयान करना शुरू कर दिया। तो अब अगर होता ना कोई और मामला होता जिसमें इख्तिलाफी नोट हम सुनते आए हैं कि 3-4 का फैसला, 2-3 का फैसला, 5-6 का फैसला, ये कई दफ़ा हमने सुना है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। चले आज के फैसले पे बात कर लेते हैं। जो 4-3 और 3-4-3-2 की बातें हो रही हैं। हसनात साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अतर मिनल्ला साहब के डिसेंटिंग नोट के बाद आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, और आपको कोई इस हवाले से खबर है कि क्या स्ट्रैटेजी होगी गवर्नमेंट की इस फैसले को रिवर्स करवाने की कोशिश करने की? चूंकि उस पर तकरीबन ऐसा ही चीज़ें सामने आई हैं कि ये 4-3 का फैसला गर्दाना जा रहा है। तो एक तरफ 3-2 की बात है, एक तरफ 4-3 की बात है। तो आइंदा क्या हिकमत अमली देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी आप? देखिए, हुकूमत के कोई बैकडोर जो है वो बातचीत भी चल रही है और जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान कोई ऐसी कोशिश की जा रही है कि ताकि कोई दरमियानी हल निकाला जाए। और ये भी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत को कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात में अगर पीटीआई के साथ अगर इलेक्शन डिले होता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप डायलॉग शुरू करें। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये है कि जी, और भी पावरफुल सर्कल की तरफ से भी कि जो पीटीआई में इमरान खान साहब जो चेयरमैन है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी उन पे एतमाद करने को तैयार नहीं कि वो किसी भी कमिटमेंट पे कायम नहीं। तो हसनात साहब, ये बताइए कि अगर बाहर की जैसे एग्जीक्यूटिव इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, 4 जजेस कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है, 5 जजेस कह रहे हैं कि ये 3 जजेस कह रहे हैं कि 3-2 का फैसला है, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है, और ये फैसला कैसे ये बरकरार ही रहेगा, या फिर इस फैसले को रिवर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई लाहे अमल अपना सकते हैं? इस हवाले से कोई कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या कहते हैं? देखिए, रूल सुप्रीम कोर्ट की हर चीज, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और चीफ जस्टिस ही प्रिवेल करेंगे क्योंकि रूल्स उनको लामुतनाई इख्तियारात देते हैं। अगर ये दूसरे जजेस 4 कह रहे हैं तो चीफ जस्टिस कहेंगे कि नहीं, मैं हमारी मेजॉरिटी है, तो चीफ जस्टिस जो बात कहेंगे वो फाइनल होगा, क्योंकि उनके पास बेंचेस की कंपोजिशन का इख्तियार है। दूसरे जजेस ऐसे नहीं हो सकता कि वो अगर फिर चीफ जस्टिस इस पे 5 रुकनी बेंच बनाए तो वो फिर 6 बैठ जाए, बड़ा मुश्किल है। और यह है कि चीफ जस्टिस ने अपनी बर्तरी भी दिखाई है कि उनको 8 जजेस का 15 में से सपोर्ट हासिल है। तो देखें, लेकिन चीफ जस्टिस पे जिम्मेदारी मेरा ख्याल है ये है कि उनको चाहिए कि बातचीत डायलॉग करें और ये अना का इशू जो है ये खत्म किया जाए। जब तक ये नंबर 2 जज जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक, उनको आप किसी भी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस में बिठाएंगे ही नहीं, और फिर आप कहेंगे कि जी आपके साथ सारी सुप्रीम कोर्ट आप खड़ी रहे और आप सिर्फ लाइक माइंडेड जजेस को बिठाएं, ये अब मुमकिन नहीं रहा। अच्छा हसनात साहब, ये जो एक मुतालबा है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, इसकी कोई बाज़गश्त आप सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखें, ये आइडियल सिचुएशन थी, अब तो मेरा ख्याल है उससे भी हालात आगे निकल गए हैं। और फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो लार्जर बेंच की बात तो करते थे, फुल कोर्ट का नहीं कहते थे। अच्छा, मे भी आप मान भी जाए, लेकिन उनका भी ये है कि वो जो चीज एक दफा ठान ले तो उसी पे ही वो खड़े रहते हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। तो देखना, ये सारा डिपेंड जो है ये चीफ जस्टिस पे है कि चीफ जस्टिस कैसे अब इस चीज में, क्योंकि वो जो है वो इस चीज को डील करते हैं, क्योंकि मेन वो है, उन्होंने ही करना है जो भी करना है।
ठीक है, हसनान साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा है, जब वो अगर पास हो जाता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या उसके रेट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट्स होते हैं क्या वो भी होंगे, ये आइंदा ब्रेक के बाद इसे डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है उससे मुतालिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, और आइंदा चूँकि सियासतदान भी और आवाम भी वो सुप्रीम कोर्ट की रवि देख रही है, और जो हुकूमत की जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल जो बनाया गया था वो सदर की जानिब से वापस भिजवा दिया गया कि आप नज़रसानी करें, और इसका जो तरीक़ाकार है वो ये होगा कि हुकूमत जो है मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला के एक ज़ाब्ते की कार्रवाई करके नज़रसानी का कह के वापस जब भिजवाएगी सदर को, तो उसके बाद अगर सदर उस पर दस्तखत करते हैं या नहीं तो 10 दिन के अंदर वो जो है 10 दिन में वो बाकायदा कानून बन जाएगा, और जब वो कानून बन जाएगा तो उसके क्या जो हैं इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई पे, और जो खुसूसी तौर पर ये जो सुओ मोटो पे जो एक्शन हुआ क्या ये इस पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। हसनात साहब, ये सवाल मैं आपके सामने रखूँगा, ये बिल जब पास होता है, जब ये कानून की शक्ल इख्तियार करता है, उसके बाद इसके क्या रेट्रोस्पेक्टिव जो इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो होंगे इस फैसले पर भी जो सुओ मोटो लिया गया था? देखिए, अपील तो उसके बाद होगी ना, तो अपील तो बल्कि उन्होंने तो रखा हुआ है कि माजी से इतलाक होगा, लेकिन जो अगले 10 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिन के बाद कानून बनना है। बिल्कुल 10 दिन में बहुत सी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो मामलात, और इसके अलावा जो जुडिशल पॉलिटिक्स है वहां भी पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो होना है वो 10 दिन के अंदर हो जाना है? मेरा ख्याल है कि 10 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी, मतलब है कि अंदाजा आपको हो जाएगा कि किस तरफ चीजें जा रही। ठीक है खान साहब, 10 दिन इस हिसाब से देखा जाए, चूंकि अगर बिल बनता है तो उसके बाद हुकूमत की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो हसनात साहब भी ऐसे कह रहे हैं कि वो ये 10 दिन जो हैं ये गेम चेंजर जिसे कहा जाता है कि जो भी होना है वो इसी में होना है। क्या देख रहे हैं आप, और इस बिल का अगर ये पास हो जाता है इसका क्या नुकसान, क्या फ़ायदा, किसको नुकसान किसको फ़ायदा, क्या देख रहे हैं आप? असनाद मलिक जो है ना वो चूँकि डे टू डे बेसिस पे वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में शामिल होते हैं, तो वो कह सकते हैं कि 10 दिन में जो कुछ भी होना 10 दिन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बाहर बैठा हुआ एक शख्स हूँ, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट के साथ, उनके जजेस के साथ, उनके काम करने के साथ का लेवल वो नहीं है अंडरस्टैंडिंग का, इसलिए ये नहीं कह सकते। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो दोनों अतराफ कर रहे हैं ना, ये कमाल की चीज़ है कि हैरत की बात इस पे ज़्यादा होगी कि जो लोग हैं, चाहे वो पीटीआई का सपोर्टर है या नून लीग का सपोर्टर है, उनको भी थोड़ी देर के लिए देखना चाहिए कि आपकी पसंद के मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह से हल होना शुरू हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ना रही, फिर कानून तो कानून ना रहा, फिर आइन आइन नहीं रहेगा। आपकी पसंद चल रही है, अपनी पसंद के चक्कर में आप आइन को भी बुलडोज कर रहे हैं, आप कानून को भी बुलडोज कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी कर रहे हैं, जजेस भी उसकी लपेट में आ रहे हैं। यानी कि हमें सोचना चाहिए, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ कि ये इस तरफ का जो जजेस हैं वो ठीक कह रहे हैं या इस तरफ के जजेस ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल ऐसी हो गई है। हम जैसा बंदा, कोई दफ़ा सम टाइम ऐसा होता था, कोई जजमेंट आती थी तो थोड़ी बहुत सूझबूझ हम रखते थे, हम समझ जाते थे कि यार इनका पलड़ा भारी है कानूनी लिहाज से। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, उसमें कानून भी नहीं है, आइन भी नहीं है, मेरिट भी नहीं है। इसमें यह है कि दो पसंदीदा शख्सियात जो सियासी शख्सियात हैं और सियासी जमातें हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो डोमिनेट करता हुआ सुप्रीम कोर्ट पे नज़र आ रहा है। अब ये सारी सूरत हाल का अल्टीमेटली अगर इसका कुछ सद्देबाब ना हुआ तो नुकसान दोनों अतराफ की सियासी जमातों को, दोनों अतराफ के सियासतदानों को हो जाएगा, और फ़ायदा उनको होगा जिनके आने को कम से कम मेरे जैसा बंदा वेलकम नहीं करता, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो फिर वेलकम कुछ नहीं चीज़ रहती, उनको पता है कि वो आ जाते हैं। अब आने का जो आने वाले लोग हैं या माशाल्लाह है, तो देखने वाली बात यह है कि क्या वो लोग जिन मसाइल में हम घिर चुके हुए हैं, क्या वो हल निकाल पाएंगे? क्योंकि हालात जिस तरह के हैं इसमें कोई आने को तैयार नहीं होगा।
लेकिन अगर आना पड़ गया तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं तो कह खान साहब सारे आने जाने की लड़ाई हो रही है, फिर आने को आप कह रहे हैं कि तैयार नहीं होगा। भाई आने को वो जो पूछ के नहीं आते, वो रात के अच्छा, अंधेरे में मुझे ये आते बताएं, हैं। ठीक है मैं समझ गया हूं, मुझे ये बताएं कि ये जो बिल बना रही है जिसमें जो सबसे अहम एक नुक्ता ये है कि जो सुओ मोटो का इख्तियार है वो मोस्ट 3 जजेस के पास होना चाहिए। कोई वन मैन शो खत्म कर रही है हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। ये बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कुछ मुनासिब चीज लग रही है कि किसी एक बंदे के पास सारे का सारा इख्तियार ऐसा होना। अगर पार्लियामेंट्री हम बात करें, अगर हम ये बात करते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, तो किसी एक बंदे को इतना पावरफुल कर देना कि वो जो चाहे जैसा चाहे कर ले, ये कुछ गैर मुनासिब है। आपको लगता है कि ये बिल, चाहे इसकी टाइमिंग जो भी है, लेकिन ये मुनासिब बिल है? देखिए, यहाँ इस मुल्क में जो सुओ मोटो खुद नोटिस था, वो बहुत पहले अपनी हिफाजत खो बैठा, और जो बेंच की तश्कील होती है वो चीफ जस्टिस के पास होती है, उसका डिस्क्रिशन है। अब ये दो चीज़ें हमने हमेशा देखी, बड़े अरसे से देखी कि ख़ास मौक़ों पे, ख़ास वक्त पे एक अपने तरीके से ये चीज़ अप्लाई की जाती है, चाहे वो सुओ मोटो की नज़र शक्ल में हो, चाहे बेंच की तश्कील की शक्ल में हो। अब चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उनके दौर में भी जो बेंच की तश्कील होती थी बड़ी अजीब-ओ-गरीब होती थी कि यार यही जजेस रह गए हैं, जजेस की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। ये जो बेंच की तश्कील, मैं चूँकि डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग में जाके डॉक्यूमेंट निकालता था, तो वहाँ से मैं गेज करता था कि यार यही जजेस रह गए। फिर हमारे जो दोस्त होते थे जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, मैं उनसे पूछता था कि बाकी जजेस क्या वेले बैठे हुए हैं या उनको बहुत ही गैर अहम किस्म के केसेस में शामिल किया जाता है। ये बड़े अरसे से सुओ मोटो और बेंच की तश्कील, ये दो ऐसी चीज़ें रही हैं जो डिस्क्रिशन में रहती है ना। पाकिस्तान में डिस्क्रिशन पावर जो है ना, वो वैसे उसका खात्मा होना चाहिए। जहाँ जहाँ डिस्क्रिशन आती है वहाँ फिर ये मेरे पास डिस्क्रिशन आ जाए, आप देखें खुदाई कसम आप स्क्रीन पे नहीं होंगे, मैं कल्ला ही बैठा हूँगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मुझे कम से कम छोड़ दें। नहीं, डिस्क्रिशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास चलिए ना, पाकिस्तान में इख्तियारात को इस्तेमाल करने की तमीज़ ही नहीं हमें। इख्तियारात आ जाएं फिर तुम देखो कि ओह क्या लहरें बह रहे हैं। मुझे पता है मेरी डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन एक ऐसी चीज़ होती है पाकिस्तान में, मैं चूँकि वजारतों को देखता रहा हूँ, महकमों को देखता रहा हूँ, डिपार्टमेंटल देखता हूँ, मैं डिस्क्रिशन के ऊपर जाके, इसकी बुनियादी वजह यही है कि अखलाकी तौर पे हम लोग इतने जो हैं बेहतर लोग नहीं है कि इसको बजाय इसके कि हम इसको पावर समझें, इसको हमें जिम्मेदारी समझना होगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदार इतने नहीं हुए। हसनात साहब, आपसे ही मैं ये सवाल करना चाहूंगा, चूंकि आप दिहाइयों से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 15-20 साल से, तो आप इस बिल को कतई नज़र इस चीज़ के कि उसकी टाइमिंग क्या है, ये एक सियासी हलचल के दौरान ये हुआ है जब जो है बहुत सारी बातें जब हो रही थी, आपको क्या लगता है कि जब इस तरह की चीज़ के सुओ मोटो का इख्तियार 3 जजेस के पास हो, तो ये जो अभी तकसीम हमें जो नज़र आ रही है, जो थोड़ी सी हलचल सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रही है, वो कम हो सकेगी इस बिल के साथ? जी बिल्कुल, वो तो हो सकेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके लिए अब यह है कि चीफ जस्टिस के साथ जो नंबर 2 और नंबर 3 हैं, जिनको उन्होंने एक साल में किसी बेंच में भी स्पेशल बेंच में नहीं बिठाया, तो वो डोमिनेट कर जाएंगे। तो फिर लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में डेडलॉक भी आ सकता है। तो इसी वजह से कुछ लोग लाहौर के वकील जो हैं वो एक्टिव भी हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया जाए, एक्ट जो ही पास होता है। तो देखना होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो किसी सूरत में भी अपना इख्तियार को जो वो इस नहीं है पोजीशन में, ना वो कोई उनकी इंटेंशन है कि कम हो या रेगुलेट हो। अगर जस्टिस गाजी फैसल ने कहा कि रूल्स बनाए जाएं तो बन जाते, उस 2-3 दिन में रूल्स बन जाते और फिर उसके बाद हियरिंग हो जाती। तो सारे अगर इसमें जिस इस केस पूरे मामला का देखें तो वजह ये आ रही है कि सितंबर में जस्टिस गाजी फैसल ने चीफ जस्टिस बनना है, और चीफ जस्टिस उनका जो बनना है वो बहुत से लोगों के लिए जो है वो उस हवाले से वो खुश नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अंदर कुछ उनको भी प्रॉब्लम है। तो ये अब आखिरी मूव होगी, देखें अब क्या होता है। अगर इनके कंसेंसस ना हुआ तो फिर तो लग रहा है कि कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, ये हसनात साहब बताइएगा कि बिल के बाद जो रूल सुप्रीम कोर्ट ने भी तश्कील देने हैं, उसके मुताबिक क्या
जो 3 जजेस होंगे बेंच का इख्तियार भी, बेंच बनाने का इख्तियार भी उन्हीं के पास होगा, या फिर सुओ मोटो के हवाले से सिर्फ वो तय करेंगे कि क्या लेना चाहिए या नहीं, उसके बाद जो बेंच बनाने का इख्तियार होगा वो चीफ जस्टिस के पास होगा? कुछ ऐसी सूरत हाल होगी या फिर 3 जज ही बनाएंगे? सब कुछ, इवन केसेस की फिक्सेशन, बेंचेस की कंपोजिशन, सारा कुछ वही करेंगे 3 जजेस। अच्छा, तो अथॉरिटी जब 1 से 3 के पास आएगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त हालात इतने कशीदा हैं कि लग रहा है कि अगर ये वो कानून इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर तो ऐसे में हसनान साहब एक ये भी जो है तकसीम सामने आ सकती है कि जैसे फर्ज करें एक कोई मामला सामने आया है तो 2 जजेस सुओ मोटो के फैसले से पहले ही कह देते हैं कि ये होना चाहिए और एक जज पहले ही कह देता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इस एतबार से फिर जिसने ना की होगी, क्या अगर वो बेंच का हिस्सा हो जाएगा तो फिर तो वो अपना फैसला पहले ही दे चुका है, फिर ऐसी सूरत में क्या जिसने ना की होगी वो बेंच का हिस्सा नहीं होगा? देखिए, अभी ये सारा कुछ कानून जो है ये सिविलाइज लोगों के लिए है, जहाँ चीजें जो है वो कुछ हो चले एक ज़ाब्ते के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून नहीं है, पावर पॉलिटिक्स हो रही, और ये पावर की गेम है कि कौन डोमिनेट होगा। तो उसमें वो कोई चीज भी हमें, मेरा ख्याल है ये बातें करनी फजूल है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि एक्ट सस्पेंड हो जाए, अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं चाह रहे तो वो सस्पेंड इजीली हो जाएगा। तो अच्छा, ये आसान नहीं है चीजें करना। हाल तो इसका ये है कि डायलॉग शुरू हो, लेकिन डायलॉग अभी तक आसान नजर नहीं आ रहा है कि शुरू। अच्छा, ये कहिएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का इरादा रखती है हुकूमत इन 3 जज जिनसे मुतालबा भी कर रही है कि जी रिजाइन करें या ये आइन के खिलाफ काम हो रहा है, इस हवाले से कोई आपके पास खबर हो? देखिए, हुकूमत में भी 2 आरा हैं। एक साइड के लोग हैं वो बड़े इस हवाले से क्लियर हैं, इवन नवाज शरीफ वो भी कहते हैं कि जी हमें जाना चाहिए, रेफरेंस फाइल करना चाहिए, लेकिन रेफरेंस में बड़ी इम्पेडिमेंट्स हैं कि अगर ये रेफरेंस आप फाइल करते हैं, पहले मामला प्रेसिडेंट को पाया जाएगा। प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो अपना माइंड अप्लाई करेगा, वो महीना केस रेफरेंस लेके बैठा हो, या फिर कोई जो है वो उस रेफरेंस की भी अहमियत नहीं होगी। यानी इतना वक्त नहीं है जितना टाइम इस पे लग सकता है, सारे प्रोसेस पे फैसले चूंकि जल्दी होने हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये रेफरेंस और ये चीजें आसान नहीं है ये, लेकिन अगर जस्टिस काजी भाई साहब जिस तरह कोई किसी तरफ से मूव होती है तो मेरा ख्याल है हुकूमत भी फौरी जो है रेफरेंस फाइल कर दे। ठीक है खान साहब, आप जो सूरत हाल अगर ये बिल जैसे बन जाता है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास ये इख्तियार भी होता है कि कोई भी ऐसा कानून जिसे वो आइन से मुतसादिम समझते हों वो उसे ख़त्म भी कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये बिल के बाद एक नई जंग भी शुरू हो सकती है? यार भट्ट साहब, मेरी बात किसी तरीके से इमरान खान साहब तक पहुंचा दी जाए और शहबाज शरीफ तक पहुंचा दी जाए कि अपने अपने पसंदीदा जजों को पीटीआई के और नून लीग के टिकट जारी कर दें, क्योंकि आपने अगर सियासत ही करनी है तो सियासी मैदान में आगे करें। सियासत जो है ना, इस तरह की सियासत, वो सुप्रीम कोर्ट में बेंगे जजेस, जब आप जज की कुर्सी में बैठे होते हैं तो फिर सियासत इस तरह की अपने करीब नहीं फटकने देता जो असूली तौर पे जज होता है। लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर आप में और सियासी जमातों में और सियासतदानों में और टिकट होल्डर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त है और शहबाज शरीफ साहब भी दरख्वास्त है, अपनी अपनी पसंद के जजेस को अभी से एडवांस में टिकट जारी कर दें कि जनाब आपके। उसके बाद फिर मैंने पहले भी कहा था कि क्या कानून में गुंजाइश है कि 2 साल का इंतजार करना पड़े जजेस को, आप जजेस को उस 2 साल के इंतजार से भी एग्जम्प्ट कर दें। चलें आपकी दरख्वास्त जो है हम पहुंचाते हैं। नाज़रीन, वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।